Hello everyone, my name is Sudhir Swarkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और बिना देर किए चलो इसको शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है और अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप एक काम कीजिए, आप द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 फाउंडेशन कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएंगे। ओके, और इसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम स्टडी करते हैं तो हमको क्या नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नोट्स जो है आप कहीं दूसरी जगह से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट है theedugrown.in, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन ways in which plant cell are different from animal cell। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है कि हमको कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। हमको बताना है कि इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल कहाँ मिलेंगे? प्लांट की बॉडी में क्या मिलेगा? प्लांट सेल मिलेगा। एनिमल्स की बॉडी में क्या मिलेगा? एनिमल सेल मिलेगा। तो ये जो एनिमल सेल होता है और ये जो प्लांट सेल होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सो बेसिकली दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं ये दोनों? यूकैरियोटिक सेल है। दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया। चलो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देखते हैं, दोनों के सेल को डिजाइन को देखते हैं। पहले डायग्राम देख लें, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये जो सेल है आपके सामने, कौन सा सेल है? देखो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई सबसे पहले तो देखो कि इसमें क्या सेल वॉल दिख रहा है? सेल वॉल, सेल वॉल देखोगे आप तो यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, न्यूक्लियस देखो तो न्यूक्लियस भी एकदम प्रॉपर है। ओके, तो मतलब यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि ये कौन सा सेल है? ये है हमारा एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में क्या नहीं होता? सेल वॉल। सेल वॉल इसमें नहीं होती है, इसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पता लगाने का। आप कोई सी भी सेल देखो, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस में उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियर एनवलप है। तो न्यूक्लियर एनवलप होता है तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है। अब आप देखोगे कि ये जो सेल है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट क्या सेल वॉल है? सेल वॉल नहीं है और न्यूक्लियस भी बिल्कुल प्रॉपर है। दैट मीन्स दिस इज एनिमल सेल, किसी एनिमल की ये सेल होगी। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, प्लांट सेल भी दिखाई देता हूँ। तो प्लांट सेल आप देखोगे ये रहा। तो सेकंड यहाँ पे हमने प्लांट सेल है ये। अब क्यों भाई, क्यों बोल दिया मैंने प्लांट सेल है ये? क्योंकि इसमें वो स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? सेल वॉल। कहाँ है सेल वॉल? ये देखो, क्या है ये है सेल वॉल। तो आप देखोगे कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसमें यही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट सेल और एनिमल में पहला डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं इसी पर्टिकुलर डिजाइन में। एक और डिफरेंस यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे, हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। ये क्या एक्चुअल में साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो दोनों में ही होगा, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसमें भी साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म तो हर सेल में मिलता ही है, बट यहाँ पे एक चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलो थोड़ा सा बड़ा करें इसमें।
तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस में मिलता है, प्लांट सेल में मिलता है। तो प्लांट सेल में आप देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बने हुए हैं डायग्राम में। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो सेकंड यहाँ पे डिफरेंस हमको समझ में आता है कि क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। तो दो चीजें हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट को हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे दो बेसिक से डिफरेंस हमने देखे। उसके बाद आप डिजाइन देखोगे तो इसमें देखो ये इतना बड़ा कुछ ये बना हुआ है ना, क्या है ये, दैट इज वैक्यूल। क्या है ये, वैक्यूल। तो ये वी जो है इतना बड़ा वैक्यूल इसमें होता है, मतलब काफी बड़े साइज में क्या मिलेंगे इसमें, वैक्यूल्स मिलेंगे। और एनिमल सेल में यही बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली वैक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे ही है ना। तो छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें, वैक्यूल्स होते हैं और पूरे सेल में बिखरे हुए रहते हैं, जबकि प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखे, है ना, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। चलो एक एक करके हम क्या करते हैं, इसके बारे में पूरा हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिख देते हैं हम प्लांट सेल और दूसरी तरफ लिख देते हैं एनिमल सेल, और इस तरफ क्या लिख देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस कैरेक्टरिस्टिक को हमको स्टडी करना है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। तो 3 टेबल बना लिए। अब यहाँ पे देखो टेबल में सबसे पहला था सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। वेरी इजी, बहुत ईजी है ना ये। चलो सेकंड आ जाओ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल में, यस, एब्सेंट है किसमें, एनिमल सेल में। सो स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट फंक्शन क्या करता है, फूड बनाता है वहां पे, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहां पे क्या बनता है, फूड बनता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं हम प्लांट सेल को इसी कारण से। तो क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगला अगला है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है प्लांट में बहुत बड़े बड़े थे ना, काफी बड़ा एक वैक्यूल था, हमने देखा उसको। और अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो उसमें स्मॉल साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में। देखो न्यूक्लियस क्या होता है कि उसमें दोनों में ही प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल में किसी कॉर्नर में पड़ा रहता है ये, है ना, मतलब एक साइड। जबकि एनिमल सेल में वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि एनिमल सेल अगर ये है तो हम उसके सेंटर के आसपास ही क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो लगभग सेंटर में क्या होता है, अलाइन होता है न्यूक्लियस एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में ये क्या होता है, किसी एक तरफ पड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 रेफरेंसेस आ जाते हैं जो कि किसके हैं, जो कि हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के। चलिए इसके अलावा एक और यहाँ पे डिफरेंस हम देख लेते हैं, वो है शेप ऑफ द सेल। शेप का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि शेप कैसा होता है। तो शेप के बारे में अगर बात करेंगे हम तो इसका लगभग कैसा होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का होता है। कौन, प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होता है वो बेसिकली हम जो है कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो राउंड और इर्रेगुलर शेप का मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हैं कुछ यहाँ पे कंपेरिजन्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ये दोनों क्या है, ये दोनों है दो टाइप किसके, सेल के। आपसे कोई पूछेगा कि भाई सेल कितने टाइप का होता है, तो आप क्या बोलोगे, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। दोनों के डायग्राम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये जो आपकी सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, और ये सेल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल्स हो गए यहाँ पे, है ना। बट ये दोनों जो हैं आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये बोलते क्यों हैं इनको, एक को प्रोकैरियोटिक क्यों बोलते हैं और एक को यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं, भाई यही तो मेन डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, है ना। और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं प्रेजेंट है। मतलब उसमें न्यूक्लियर एनवलप जैसे ये देखो, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, इस पे न्यूक्लियस में
यहाँ पे देखो, ये है आपका न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल का। तो यहाँ देखोगे आपकी एक बाउंड्री है ना, क्या है यहाँ पे, एक बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। तो ये जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ये न्यूक्लियर एनवलप इसमें नहीं मिलता है न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ ये बना तो रहा हूँ, लेकिन ये है नहीं, है ना। तो ये नहीं है, इसीलिए तो ये कैसा है, अनडेवलप्ड। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, यानी कि प्रोकैरियोटिक। ओके, तो प्रोकैरियोटिक ये हो गया जिसमें आपका न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है, मतलब डेवलप न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। नाम याद कर लो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसमें, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगा इसमें। तो जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है उस टाइप के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। जिसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो पहला डिफरेंस हमको यहाँ पे समझ में आ गया, क्या, इसमें न्यूक्लियोइड मिलता है और इसमें क्या मिलता है, एनवेलप के साथ मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेवलप न्यूक्लियस। तो एक डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप देखोगे कि इनमें बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं है ना। और क्या चीजें नहीं है, देखो ये बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि ये गोल्गी apparatus, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है यहाँ पे, इस वाली सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहा है। गोल्गी apparatus, या इस गोल्जी apparatus बोलते हैं, इसमें उसमें नहीं दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रियन ये नहीं दिख रहा है उसमें, है ना। आपका उसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपके ऐसे ऑर्गेनल्स जो कैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। आप देखोगे कि ये जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका गोल्जी apparatus जो है ये कैसे हैं, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिनमें मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। और क्या है ये हैं ऑर्गेनल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें क्या है, अब्सेंट है। कौन कौन से, आपके माइटोकॉन्ड्रियन, देन गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। इस टाइप के जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरा डिफरेंस समझ में आ गया। इसके अलावा आप देखोगे कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, देखो, है ना। बट ये स्मॉल साइज के राइबोसोम होते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बट इनका लार्ज साइज में क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का भी डिफरेंस है कि राइबोसोम इसमें स्मॉल साइज का मिलता है और इसमें लार्ज साइज का मिलता है। ओके, ये डिफरेंस आ गया हमको समझ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका साइज, ये देखो मैंने क्या किया है कि दोनों को बड़ा बड़ा बना दिया एकदम। लेकिन अगर इनके साइज का कंपैरिजन हम करते हैं तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं। जिस तरीके से राइबोसोम स्मॉल साइज में है, आपका सेल का साइज भी क्या होता है, स्मॉल साइज होता है कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल के। तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में वो कैसा होता है, लार्ज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस देख लिए इसके स्ट्रक्चर को। चलिए एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक तरफ लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ लिख लीजिए यूकैरियोटिक सेल। लिख लिया। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होते हैं, वेरी सिंपल। यूकैरियोटिक सेल जनरली लार्ज होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर, क्या है ये, माइक्रो, 1 से 10 माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 टाइम्स छोटा। 1 मीटर से 10⁻⁻6 टाइम छोटा क्या बोलेंगे, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का इनका साइज होता है प्रोकैरियोटिक का, बहुत ही छोटे। बट अगर हम कंपैरिजन करें यूकैरियोटिक से, तो यूकैरियोटिक कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो कितना लार्ज है ना। तो ज्यादा बड़ी सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल होती है, ज्यादा छोटी सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। दूसरा यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियर रीजन पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, है ना।
न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर रीजन जो होगा वो वेल डिफाइन होगा, है ना, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ओके, उसके चारों तरफ कैसा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है। अगला देखो आप कि उसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जो हमारा न्यूक्लियोइड है उसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने क्या बोल दिया? सिंगल क्रोमोसोम। बट जो यूकैरियोटिक होता है उसमें एक्चुअल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल अंदर है वो क्रोमोसोम में के अंदर क्या होगा? सुपर क्वाइल्ड कंडीशन में रहेगा यूकैरियोटिक में। और जो क्रोमोसोम के अंदर रहेगा तो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। न्यूक्लियस के अंदर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। एक और डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मतलब जिनमें ऐसे ऑर्गेनेल जिनमें क्या हो? मेम्ब्रेन होते हैं। वही यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड और ब्रेक डाउन? तो भैया क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या क्वेश्चन है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, रप्चर का मतलब क्या? टूट जाना, है ना, लिखा भी है, ब्रेक डाउन हो जाए, रप्चर हो जाए। तो देखो, समझे नहीं क्वेश्चन? ये सेल है ना, अब ये मेम्ब्रेन बना दिया, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर का सेल का साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन क्या बोला? ये फूट जाए, बुम, क्या हो जाए? ये फूट जाए। ये फूट जाएगा तो क्या होगा? यार ये फूट गया तो अब इसका काम क्या है? अंदर का पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा, ये पहली बात। तो फर्स्ट बात क्या? फर्स्ट बात, अंदर का मटेरियल पूरा बाहर, अंदर का मटेरियल पूरा बाहर। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि कोई चीज़ जो है वो इसके अंदर जाती है और कोई चीज़ इसके बाहर आती है। तो वो कंट्रोल कौन करता है? आना जाना। सेल के अंदर कोई चीज़ आनी है, सेल के बाहर कोई चीज़ जानी, आना जाना कौन कंट्रोल कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से अलग कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। तो अब ये काम जो है कोई करेगा नहीं, बाहर चला जाएगा तो। या अगर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फूट गया तो भैया ये काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो फाइनली सेल क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी सेल की, है ना। तो चलो पॉइंट वाइज देखते हैं इसके आंसर को। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा? द मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर आ जाएंगे और बाहर के मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे। तो फ्रीली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्या का? आपके मॉलिक्यूल्स का। दूसरा, सेल कैन नॉट मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी, सेल अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। देन सेल हो जाएगी डाई। ओके, और क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो पूरा क्या हो जाएगा? डिसअपीरेंस, खत्म हो जाएगा। मतलब यही, ये अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल क्या हो गया? डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 67 से, विच इज व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी अपैरेटस। अगर ये जो गोल्जी अपैरेटस है, कैमिलो गोल्गी ने फाइंड आउट किया था, अगर ये सेल में रही ही ना। भैया ये कहाँ से देख लिया तुमने अभी? गोल्जी बॉडी जो था वो कहाँ से देखा था आपने? वो हमने देखा था सेल के अंदर, है ना। ये देखो सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये बना दिया मैंने गोल्जी अपैरेटस, जीए गा, जीए गोल्जी अपैरेटस।
अब आखिरकार ये गोल्जी बॉडी करता क्या है, इसका काम क्या है? भाई गोल्जी बॉडी अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो गोल्जी बॉडी करता है वो काम होगा नहीं। तो गोल्जी बॉडी आखिर करता क्या है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन तो पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप देखो ये क्या होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक तरीके से कैसा है, वो एक तरीके से वो एक जो अमेजोन होता है ना, अमेजोन की कोई क्या है, एक शॉप है जहां पे क्या होता है, जहां पे कोई सामान आता है तो अमेजोन वाले क्या करते हैं, उसको अच्छे से पैकिंग करेंगे और जिसको ज़रूरत होती है उसको पहुंचा देते हैं, और ज़्यादा सामान आ जाता है तो उसको रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा स्टोरेज, मतलब मटेरियल कहीं से आएगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल, उसको क्या करेगा, वो स्टोरेज करेगा और उसकी फिर पैकेजिंग करेगा, है ना, उसको अच्छे से बनाएगा उसको पैकेट वैकेट, और फिर उसको कर देगा डिस्पैच। किसका काम है ये? वो इसी शॉप का काम है ना, कि भाई मटेरियल वो लेके आएंगे, है ना, मटेरियल आएगा, उसको एक्सेस होगा तो स्टोर कर देंगे, उसके अच्छे से पैकेजिंग करेंगे और फिर जिसको जरूरत होगी उसके पास वो पहुंचा देंगे। दैट इज द वर्क ऑफ गोल्जी apparatus, यही वर्क होगा। ओके, तो चलो एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। जो गोल्जी apparatus है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल ऑर्गेनेल है ना, मेम्ब्रेन उसके ऊपर। देन ये फंक्शन क्या करता है? स्टोरेज ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस को स्टोर करके रखता है। पैकेजिंग ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस की पैकेजिंग करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सबस्टेंस, और सबस्टेंस की मॉडिफिकेशन भी करता है, मतलब उनको और अच्छा करता है, मॉडिफाइड करता है ताकि वो काम लायक बन सके। दीज आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। ओके, और फिर उसको क्या करेगा, उसको फिर पैकिंग करके डिस्पैच करने का काम भी यही करेगा। तो इस तरीके से अगर गोल्जी बॉडी नहीं रहा तो सेल विल बी डिसेबल, मतलब सेल विल बी डिसेबल मतलब सेल जो है वो काम करने लायक नहीं बचेगी। क्या क्या? पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग मटेरियल, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग वो मटेरियल का नहीं करेगा जो कि सेल प्रोड्यूस करती है। होता क्या है कि सेल के अंदर क्या बनता है, बहुत सारा प्रोटीन बनता है ना, और फिर ये प्रोटीन कहाँ जाता है, गोल्जी apparatus में जाता है, और ये गोल्जी apparatus फिर जाने के बाद वो इस पर्टिकुलर प्रोटीन को वो स्टोर करेगी, पैकेजिंग करेगी और मॉडिफाई करेगी, और उसके बाद फिर काम लायक बनाने के बाद फिर उसको वहां पहुंचा देगी जहां पे उसका काम रहेगा। तो ये काम सेल नहीं कर पाएगी और फाइनली जो सेल रहेगा उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ गोल्जी apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमको बोलता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? ताकत, भाई जहां पे एनर्जी बन रही है उसी को तो पावर हाउस बोलेंगे। क्या है? एनर्जी। तो जहां पे एनर्जी बन रही है वही तो क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस ये है ना, किसको बोलते हो? आपके घर में घरों के आसपास होगा ना पावर हाउस, जहाँ पे क्या, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी आपको भेजते हैं, एनर्जी आपको भेजते हैं। आपके घर में जो लाइट आता है वो पावर हाउस से आता है। तो पावर हाउस सेल का कौन है? सेल के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है जो सेल को पावर देता है, पावर जनरेट करता है? तो यहाँ पे वो चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट होती है? एनर्जी। और यहाँ पे वो स्टोर भी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट मतलब एटीपी। ए मतलब एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई और पी मतलब फॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे बनती है और स्टोर रहती है, और जब भी यूज करना होता है तो एटीपी मॉलिक्यूल से हम यूज कर लेते हैं। आंसर लिखते समय हमको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया,
ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है जब हमको जरूरत पड़ती है। और क्या क्या करने के लिए जरूरत पड़ती है, डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए। आप यहाँ से दौड़ के भाग रहे हो, साइकिल चला रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई भी जमाने भर का काम करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें रिक्वायरमेंट होगी आपको एनर्जी की। और ये एनर्जी आपको कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। क्यों देगा और कैसे देगा, क्योंकि उसमें क्या जनरेट होते हैं, एटीपी जनरेट होते हैं। एटीपी वहां पे बन जाता है और एटीपी से ही फिर हमको एनर्जी मिलती है। तो नोट डाउन कर लो मेरा लास्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। जब आगे चल के आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए मतलब एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट। तो इस तरीके से यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर डू द लिपिड and protein constituting the cell membrane get synthesized। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले, सेल मेम्ब्रेन, ये देखो, ये मैंने पहले से, हम जब भी डायग्राम सेल का बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, 1 लिपिड, 2 प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले जो प्रोटीन और जो लिपिड हैं वो आखिर सेल के अंदर कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कहाँ पे बनते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। कहाँ पे बनते हैं भाई बताओ, प्रोटीन लिपिड जो कि क्या है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, वो इस सेल के अंदर कहाँ पे बनते हैं, कौन सी जगह है जहां पे प्रोटीन बनते हैं, कौन सी जगह है जहां पे लिपिड बनती है। प्रोटीन और लिपिड ये दोनों बनते हैं कहां पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके, चलो मैं एक काम करता हूं, पहले तो न्यूक्लियस बनाऊं। एक और चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहने का मतलब क्या, डिटेल में देखना लास्ट तक आंसर इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। लास्ट तक देखो इसको कि एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहां पे, क्योंकि उसके अंदर भी जगह है ना, उसके अंदर भी जगह है जहां पे क्या होता है, ये आपके चीजें बनती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो बनता है, बट उसके भी अंदर कहाँ, ठीक है, मतलब उसको भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि उसमें भी एक स्पेसिफिक आपका स्ट्रक्चर मिलता है ना। तो ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, इसके बगल में मैं बना देता हूँ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये बनाया मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसको बोलते हैं ईआर, क्या बोलते हैं, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि जिनमें क्या जुड़े हुए होते हैं, जिनमें जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो आपकी जिसमें राइबोसोम जुड़े हुए नहीं रहते, है ना। तो ये जो होते हैं जिनमें राइबोसोम जुड़े हुए नहीं रहते, इस टाइप के भी ये भी क्या है, ईआर हैं। तो ये दोनों टाइप के ईआर हैं, जिनमें एक ईआर ऐसे जिसमें राइबोसोम जुड़ा हुआ है और एक ईआर ऐसे जिसमें राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है। जिनमें राइबोसोम जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं आपके आर ई आर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनमें नहीं जुड़ा होता है राइबोसोम उसको हम बोलते हैं एस ई आर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, जो एस ई आर होता है ना, वहां पे बनता है लिपिड, वहां पे क्या बनता है, लिपिड। और जहां पे आर ई आर होता है वहां पे राइबोसोम होते हैं, और उन राइबोसोम के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वहीं पे आपका प्रोटीन लिपिड बन रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि बन तो कहाँ रहा है, में एक्चुअल में बन रहा है एक्चुअल में राइबोसोम में। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, याद रखना आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें लिपिड बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है उसमें प्रोटीन बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो आंसर देखते हैं जल्दी से। लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक पॉइंट क्लियर है।
अब जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। चलो इसको हम मिटाते हैं पहले। ये रहा, कितने टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होंगे, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, और एक होगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा। ठीक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या रहता है, राइबोसोम अटैच होता है। नोट डाउन इट, नोट डाउन कर लो। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है ना। जूम कर देता हूं मैं, ये देखो, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे बनता है क्या है, प्रोटीन बनता है। दूसरी बात करेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो यहाँ पे क्या बनता है, लिपिड और फैट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से लिपिड और फैट जो कि आगे चल के सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, वो बनते कहाँ हैं, ये आपके ईआर में ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा नाम सुना सुना है, अमीबा। देखो डायग्राम, ये एक सिंगल सेल है। और पता है कैसी सेल है ये एक सेल है, बट ये है यूकैरियोटिक टाइप की सेल। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफरेंस देखा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो ये जो सेल है एक सिंगल सेल है, और अब हमको देखना है कि आखिरकार ये खाना कैसे खाता है, यही तो क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। खुद का खाना कैसे खाएगा ये। तो यार देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से खाना खाता है ये। कैसे खाएगा, ये है खाना, फूड, ये है सेल। इसके देखो एकदम से देखो मुंह जैसा बन गया ये। अब ये कोई माउथ वगैरह नहीं है, बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके कारण क्या होता है, फूड पार्टिकल को कैच कर लेता है, और ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्यूडोपोडिया। और अगली स्टेप में पता है क्या होगा, अगली स्टेप में ये इस फूड को जो है अंदर ले लेगा। ये फूड पार्टिकल ये रहा, अंदर ले लिया उसने, है ना। और अंदर लेने के बाद फूड पार्टिकल क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फूड को लेता है ना। तो इसने क्या किया, फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया। तो बेसिकली इसने क्या बनाया, इसने ये अंदर उसको लेने के बाद इसने उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बना दी फूड के ऊपर। तो फूड है ये, है ना, और ऊपर क्या सर्कल जैसा बन गया, तो क्या है ये, वैक्यूल। तो इसने क्या किया, फूड वैक्यूल को बना लिया। फूड वैक्यूल कैसे बन गया, ये अंदर फूड चला गया और फूड वैक्यूल बन गया, और फिर फूड वैक्यूल से फिर को डाइजेस्ट कर लेगा ये। तो इस तरीके से अगर हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से ही की हेल्प से फूड मटेरियल को पकड़ता है और अंदर लेके चला जाता है, और अंदर लेके जाने के बाद उसको फिर फूड वैक्यूल बना लेता है। इस तरीके से फूड जो है गेन करता है अमीबा, सिंगल सेल, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो इसका आंसर लिखते हैं जल्दी जल्दी। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या है आपका, स्यूडोपोडिया वो स्ट्रक्चर है जिससे अमीबा जो रहता है फूड पार्टिकल को पकड़ लेता है। ओके, तो देखो अमीबा जो रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, फूड को अपटेक करेगा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में फूड को इंगल्फ, इंगल्फ मतलब निगलना, इंगल्फ का जो मतलब होता है उसको निगलना होता है। मतलब ये क्या करेगा, निगल लेगा फूड पार्टिकल को और क्या बना लेगा, अंदर फूड वैक्यूल बना लेगा। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अंदर ले लेना, क्या है, एंडो, एंडो मतलब क्या होता है, इनर साइड में लेना, है ना। फूड पार्टिकल को अंदर लेना, बॉडी के अंदर ले लेना फूड पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड इनर दैट और एंडोसाइटोसिस। ओके, एंडोसाइटोसिस समझ में आ गया। चलो एक और होता है एक्सो, एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। ओके, एंडो मतलब अंदर ले लेना, एक्सो मतलब बाहर निकाल देना। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है। ऑस्मोसिस जो है, पहली बात तो क्या है, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। बट ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक और चीज ऐड कर दो बस। क्या ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एसपीएम।
क्या ऐड कर दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। चलो देखो भाई, ये देखो मैंने बॉक्स बनाया, ये बीच में क्या बना दिया मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाटर है यहाँ पे वाटर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर का क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर का मूवमेंट कर देना क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। इज दैट वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। चलो याद कर लो, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम कहां से, अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, a region of higher concentration to a region of lower concentration through semi permeable membrane is called or is known as osmosis। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे आप देखोगे ना तो घबरा जाओगे, बट घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे कि चल में ये कि 9 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली है क्या। जैसे 9 क्वेश्चन को देखा, अरे सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये, ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताया है ना, और वो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूं, देन उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं क्या है ये, है ना। तो इसमें बोला है कि कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, एक ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, ऑस्मोसिस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। इसमें बोला गया उन्होंने कि टेक 4 पील्ड टोमेटो हेव्स एंड स्कूप ईच वन आउट टू बेक पोटैटो कप्स। इनमें बोला गया कि आप पोटैटो कप बना लो आपके पोटैटो से, ठीक है। और कैसे बनाओगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कप बना के बताऊंगा कि कैसे कप बनाते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, और एक कप ऐसा बनाना जिससे जो क्या है आपका बॉइल्ड हो। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है, 2 पार्ट में क्वेश्चन ये, ठीक है। तो एक फर्स्ट पार्ट ये रहा, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को मैं आपको क्लियर करता हूँ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट को हम डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं पहले, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में जाएंगे। तो पुट ईच पोटैटो कप इन थ्रो कंटेनर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पोटैटो कप बनाए हैं उसको एक कंटेनर में, जिसमें पानी भरा है, उसमें हम क्या करेंगे, डिप करेंगे। तो फर्स्ट ABCD मतलब ये 4 कप बनाए थे, है ना। तो चारों का अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, तो आपको ये बहुत ही सही तरीके से क्लियर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि टेक 4 पील्ड पोटैटो। अब यहाँ पे क्या लेना है, पहले तो पोटैटो लेना है 4 पीसेस। तो पहले पोटैटो ले लो, तो ये आ गया हमारे पास पोटैटो आ गया। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने, बट ये क्या नहीं है, अभी इसका छिलका नहीं निकाला है, मतलब अभी पील्ड नहीं किया है। चलो तो पील्ड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि हमको पील्ड चाहिए। तो ये लो पील्ड कर दिया, हो गया। क्या बोला था उन्होंने, कितने कितने लेने हैं, बट 4, है ना। अब यहाँ पे पोटैटो ले लिए हमने, पील कर लिए, और उसको क्या करना है कि उसके अंदर से हमको क्या निकालना है, उसके अंदर से चीज़ें निकाल लेंगे। और कैसे बनाएंगे उसको, कप के जैसा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, कप के जैसा बनाएंगे, है ना। तो कप के जैसा मतलब क्या, मतलब ये बना दिया। हमने क्या किया कि स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, तो ये बना दिया हमने पोटैटो कप्स। बट कितने पोटैटो कप्स बनाने हैं ऐसे हमको चाहिए 4 पोटैटो कप्स। 4 पोटैटो कप्स कहाँ मिलेंगे भाई, 4 पोटैटो कप्स। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, मतलब इसमें से 4 बनाने हैं, बट 4 में से एक क्या होना चाहिए, उसको भाई उबाल दो। तो एक काम करते हैं, एक उबाला हुआ बनाएंगे। तो एक तो ये रहा, देन सेकंड ये बना दिया,
थर्ड ये बना दिया, और फोर्थ को क्या बोला उन्होंने, बॉइल्ड कर लो, तो बॉइल्ड हो गया, ये रहा फोर्थ। तो इस तरीके से उन्होंने जो बोला हमने वो पूरा कर लिया। क्या करा, पहले पोटैटो लिया, उसको पील आउट किया, देन उसके बाद फिर कप्स बनाए उसके, तो 3 तो नॉर्मल थे और एक जो था वो कैसा था, आपका बॉइल्ड था। फिर हम क्या करेंगे, इनको अब हम एक बीकर में रखेंगे, है ना, क्योंकि उसमें वाटर भी तो भरना है, और उसमें डिप करेंगे। तो ये रहा हमारा बीकर, इसमें है वाटर। तो ये क्या है आपका, ये है आपका ट्रफ कंटेनिंग वाटर। ट्रफ कंटेनिंग वाटर आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पोटैटो को अंदर डिप करेंगे, तो ये देखो डिप कर दिया। तो जब हम डिप करेंगे तो इनमें कंडीशन दिया है कि ए में क्या करना है। तो क्या बोला उनमें, ए में कीप कप एम्प्टी, कप को खाली रखना है। तो देखो ये कप है, इसको बिल्कुल खाली रखा है और ये अंदर पानी भरा है, उसके अंदर डिप कर दिया। ओके, तो वाटर है यहाँ पे। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर के मूवमेंट को तो बोलते हैं। तो वाटर है यहाँ पे, और ये क्या है, हमारा कप है जिसको हमने क्या रखा है, खाली कर रखा है। तो ए कंडीशन हमने कर ली। फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड बोला है कि टी स्पून शुगर इसमें हमको ऐड करना है। तो ये देखो हमने इसमें क्या करा, सेकंड वाले में शुगर ऐड कर दिया, अंदर अंदर क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। देन थर्ड में क्या बोला है, सॉल्ट ऐड कर दो। तो ये रहा सी, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, ये सॉल्ट ऐड कर दिया। और फाइनली लास्ट डी, डी जो है उसमें बोला है कि उनको हमको बॉइल्ड वाला लेना है, बॉइल्ड पोटैटो लेना है, और उसमें क्या फिलअप करना है, हमको शुगर फिलअप करना है। तो ये रहा हमारा डी, इसमें हमने क्या कर दिया, शुगर फिलअप कर दिया। तो हमारे पास 4 कंटेनर आ गए। ए, इसमें कप कैसा है, खाली है, अंदर वाटर भरा हुआ है आपके बीकर में। 1 टीस्पून जिसमें शुगर भरा है, अंदर इधर साइड क्या है, वाटर है, वाटर में डिप कर दिया, इसमें सॉल्ट भर दिया और वाटर में डिप कर दिया। और ये एक बॉइल्ड है जिसमें हमने शुगर फिलअप किया है और इसको डिप कर दिया। अब यहाँ पे जब इतना काम कर दिया, हो गया इतना काम। अब इतना काम होने के बाद इससे पहले वाली स्लाइड में जाओ, ये देखो ये पोर्शन हमने कर लिया। अब उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि वाटर क्यों गैदर कर रहा है बी और सी में, पोटैटो जो है जो सेकंड है, जो पोटैटो ए जो खाली रखा है उसकी ज़रूरत क्यों है, और एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड आउट पोर्शन ए और डी में ये गैदर नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट पूछा है कि एक्चुअल में ये क्यों कंडीशन हुआ। बट इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले तो हम जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने बहुत जल्दी किया है, पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। जब हम ये करते हैं तो हम जब कुछ देर बाद इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमको मिलता है ये, क्या मिलता है, ये रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। देखो कप ए में खाली है तो खाली ही रहता है। कप जो होगा आपका बी, उसमें बाहर का वाटर कहाँ चला जाता है, अंदर आ जाता है। क्या होता है, ये जो वाटर है अंदर आ जाएगा, फिल हो गया, वाटर फिल हो गया। जो सी होता है इसमें भी वाटर बाहर का अंदर आ जाता है, ये भी फिल हो गया, वाटर से वाटर गैदर हो गया। और जो लास्ट वाला रहता है ये भी वैसा का वैसे ही रहता है। तो लास्ट वाला कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट वाला में तो कुछ भी नहीं हुआ, बट बी और सी जो रहता है इसमें वाटर अंदर भर जाता है। तो ये हमको दिखाई देता है, ये हमको देखने को मिलता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, मतलब इन दोनों में क्यों वाटर फिलअप हो गया। देन हमको जो है पोटैटो ए की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों यहाँ पे इसको खाली रखने की ज़रूरत है। देन थर्ड क्वेश्चन है कि वाई वाटर डज नॉट गैदर इन होलो आउट पोर्शन ए एंड डी, मतलब डी ये वाला में वाटर फिल नहीं हुआ और इस ए में इसमें भी वाटर फिल नहीं हुआ, बट क्यों नहीं हुआ ये हमको बताना है। तो चलो इसको हम आंसर करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बता देता हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है आपका कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट पता है क्या करता है, सॉल्ट उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्मोसिस परफॉर्म होती है। तो
इन दोनों में क्या हुआ है, इन दोनों में बेसिकली हुआ है आपका ऑस्मोसिस। इन दोनों में क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है, और ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एसपीएम। तो पहला देखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन कि वाई वाटर गैदर्स इन बी एंड सी, बिकॉज osmosis. Water accumulation in hollowed portion of B and C as a difference in water concentration is observed, thereby endoosmosis occurs. मतलब इसको आप एंडोस्मोसिस या फिर ऑस्मोसिस बोल सकते हो। और एंडोस्मोसिस मतलब क्या, अंदर की तरफ वाटर का आ जाना, है ना, क्योंकि सॉल्ट के कारण क्या हुआ, सॉल्ट अंदर था और बाहर वाटर था, तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस जनरेट हुआ उसके कारण, और आपका जो वाटर था वो अंदर चला गया। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। देन अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, उसमें बोला गया कि पोटैटो क्यों ज़रूरी है, इसमें खाली था, खाली रखने की ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरत है ताकि समझ में आए कि यहाँ पे हम जो है शुगर और सॉल्ट जो दूसरे सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, ऑस्मोसिस में हेल्प करते हैं, मतलब ऑस्मोसिस होने में अपना रोल प्ले करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका डिफरेंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कंपैरिजन के पर्पज से हमको क्या था कि ए की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो पोर्शन पोटैटो ए है विच इज़ एसेंशियल इन द एक्सपेरिमेंट एज द सिग्निफिकेंट टू कंपेयर डिफरेंस सिनारियो सीन इन पोटैटो बी एंड सी एंड डी, है ना, बी सी डी और इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए हमको इसकी जरूरत थी। देन लास्ट है हमारा कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर, वाटर क्यों गैदर नहीं हुआ डी में और ए में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कप ए जो था उसमें ऑस्मोसिस नहीं हुआ, ओके, उसमें ऑस्मोसिस नहीं हुआ इसमें, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इसमें वाटर अंदर आया नहीं। तो इसमें यहाँ पे सॉल्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, सॉल्ट दोनों, सॉल्ट और शुगर ये दोनों जब अंदर रख लिए तो क्या हुआ, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गए, जिसके कारण ऑस्मोसिस हुआ। और अगर हम बात करें लास्ट डी का, तो डी में क्या था, डेड सेल थी, तो डेड सेल हो गई, यहाँ पे उबाल दिया उसको तो उसकी सेल्स डेड हो गई, तो किसी भी टाइप का कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं बचा, जिसके कारण इसमें फ्लो वो नहीं हुआ, तो ऑस्मोसिस यहाँ पे नहीं हुआ। तो क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ऑस्मोसिस के लिए जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों के तीनों आंसर्स आ गए। चलो अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है सेल डिवीजन के बारे में पूछा गया है कि किस टाइप का सेल डिवीजन जरूरी होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, और किस टाइप का सेल डिवीजन जरूरी होता है गैमेट बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो माइटोसिस है वो किस लिए होता है, वो होता है आपकी ग्रोथ और बॉडी के रिपेयर के लिए। मतलब अगर बॉडी में किसी टाइप का कोई चोट लग गया है और वहां पे क्या करना है, उसको वापस फिल करना है, तो भाई सेल डिवीजन होगा जब भी तो फिल होगा। वो जैसे कट गया, कटने के बाद फिर वहां पे जो है आपकी सेल्स डिवीजन करेंगी और वो पूरा जुड़ जाएगा, तो वो होता है कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन वो होता है। बट गैमेट फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन के लिए होता है ना, रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसमें क्या होते हैं, उसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए एक डिफरेंट टाइप का डिवीजन होता है, इस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस जो है वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जैसे मेल बॉडी है तो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल बॉडी है तो फीमेल गैमेट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और फिर ये जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं ये फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म होती है। तो मियोसिस में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मियोसिस में स्पर्म बनते हैं, बॉडी में मेल में जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो मियोसिस डिवीजन के कारण ही होते हैं, और फीमेल बॉडी में जो एग बनता है वो मियोसिस डिवीजन के कारण ही बनता है।
ओके, तो एग और स्पर्म एक टाइप के गैमेट सेल्स हैं। कौन सी सेल है ये? गैमेट सेल है। और जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी कट गई, किसी हाथ कट गया या फिर चोट लग गई चलते चलते, तो वहां पे जो डिवीजन होकर वापस सेल्स बनती हैं वो होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक सेल जो होती है 2 सेल में डिवाइड होती है और कंटिन्यूसली डिवाइड करती चली जाती है। जबकि मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, 2 डिवीजन होते हैं इनमें, इसको हम बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस और माइटोसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, उनकी हेल्प करें स्टडी करने में, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और नोट्स लेने के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।